युक्ति में, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, हम आधार वाक्यों के बल पर निष्कर्ष का अनुमान करते हैं। In an argument, we infer the conclusion on the basis of certain premises. अब प्रश्न ये है कि वो क्या चीज़ है जिसके बल पर हम आधार वाक्य से निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सा रिलेशन है, वो कौन सा संबंध है जिससे हम जो आधार वाक्यों और निष्कर्ष को इस तरह से संयोजित करता है, इस तरह से आपस में जोड़े रखता है कि हम एक के बल पर दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है बिटवीन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, on the because of that relation we reach to the conclusion on the basis of premises is called relation of implication. It is a logical relation of implication. आपादन का संबंध, इसको हम हिंदी में आपादन। तो आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच एक संबंध होता है, आपादन का संबंध होता है, जिसकी वजह से आधार वाक्यों से निष्कर्ष निष्पन्न होता है। हम कह सकते हैं वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन और द कंक्लूजन फॉलोज द प्रेमिसेस। वो अनुसरण करता है आधार वाक्यों का। तो वो जो अनुसरण करने का जो संबंध है उसे हम आपादन का संबंध कहते हैं। अब बिकॉज लॉजिक इज रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट उसके जो है सब्जेक्ट मैटर है, तो जाहिर सी बात है हम युक्तियों से संबंधित हैं, और जब युक्तियों से संबंधित हैं तो हम आपादन के संबंध से भी संबंधित हैं। इसीलिए लॉजिक को इन डिफरेंट वर्ड्स कह दिया जाता है साइंस ऑफ इम्प्लीकेशन, आपादन का विज्ञान कह दिया जाता है, क्योंकि इसी संबंध से हमारा सरोकार है। अब इसीलिए इस संबंध के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये आपादन का संबंध दो तरीके का होता है। एक जिसे हम स्ट्रिक्ट आपादन कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन कह सकते हैं। दूसरा नॉन स्ट्रिक्ट, या इसे कहें तो ये हम कहें सबल, इसे हम कह सकते हैं निर्बल या दुर्बल। निर्बल तो थोड़ा अजीब वर्ड है, अलग वर्ड है। जब आपादन का संबंध स्ट्रिक्ट होता है या सबल होता है, कहने का तात्पर्य है जब आधार वाक्य और निष्कर्ष में ऐसा स्ट्रिक्ट आपादन पाया जाता है, ऐसा सबल आपादन पाया जाता है, तब आधार वाक्य यदि सत्य हैं तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। If the premises are true, conclusion cannot be false. It is impossible for the conclusion to be false if the premises are true. And ये आपादन के, ये स्ट्रिक्ट आपादन के संबंध की विशेषता है कि अगर आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच में स्ट्रिक्ट आपादन है, तो अगर आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष को हम असत्य नहीं कह सकते, असत्य नहीं ठहरा सकते। इट हैज टू बी ट्रू। इसे हम दूसरी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये स्ट्रिक्ट आपादन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन का रिलेशन है आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच, तो उसमें इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रेमिसेस टू बी ट्रू अनलेस द कंक्लूजन इज ट्रू ऑल्सो। मतलब अगर कंक्लूजन ट्रू नहीं है, मान लीजिए कंक्लूजन सत्य नहीं है, तो आधार वाक्य भी सत्य नहीं हो सकते। कोई ना कोई एक आधार वाक्य, 2 है 4 है, जितने भी आधार वाक्य हैं उनमें से कोई ना कोई एक जरूर असत्य हो जाएगा। तो अगर आधार वाक्य सारे सत्य हैं तो निष्कर्ष की सत्यता अनिवार्य है, अपरिहार्य है, अगर आपादन का संबंध स्ट्रिक्ट है। दूसरे शब्दों में, अगर निष्कर्ष हमारा फॉल्स है तो आधार वाक्य में से कोई ना कोई एक जरूर फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारा जो आपादन का संबंध है, हमारा जो रिलेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है वो स्ट्रिक्ट है। और वीक इम्प्लीकेशन क्या होता है या नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है? नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम आधार वाक्य के बल पर निष्कर्ष की स्वीकृति तो करते हैं, मगर हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, उसकी सत्यता की गारंटी नहीं ले पाते। हमको निष्कर्ष
थोड़ा प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रू लग सकता है। हम दोनों के एग्जाम्पल दें और आप उनको कंपेयर करेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे। जैसे हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया, पहले भी इस आर्ग्यूमेंट की चर्चा की जा चुकी है। सभी मनुष्य मरणशील प्राणी हैं। एक्स मनुष्य है। अब इन दोनों आधार वाक्यों से एक्स का मरणशील होना अवश्यंभावी है। अगर ये दोनों ट्रू हैं, विच वी नो आर ट्रू, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस टू बी फॉल्स। हम एक और एग्जाम्पल दें इसे स्ट्रिक्ट आपादन का, जिससे बात और आसानी से समझ में आएगी। मान लीजिए हम ये कहें सभी मेजें कुर्सियां हैं, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। फिर हम ये कहें सभी कुर्सियां फ्लावर पॉट है, फूलदान। अब वी नो बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, बट इन एनी केस ये दोनों ट्रू होंगे। अगर किसी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर ये दोनों ट्रू हैं तो हम सभी मेजें फूलदान हैं। अगर ये दोनों सत्य हो जाते हैं किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो दिस शुड बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, वी कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ ऑफ दिस कंक्लूजन। यानी ये निष्कर्ष भी फिर अवश्यंभावी रूप से सत्य ही होगा। तो ये स्ट्रिक्ट आपादन की विशेषता होती है। पहले में सब कुछ ट्रू था, यहाँ सब कुछ फॉल्स है एक्चुअली में। मगर हम सोचें जरा, अगर कि पहले दोनों को, इन दोनों आधार वाक्यों को अगर हम सत्य मानते हैं, both the premises are, if in any case both the premises are true, then this conclusion cannot be false, this has to be true. It is जैसे कहना चाहिए mandatory for this conclusion to be true also. तो ये हमारा जो रिलेशन है ये इसीलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि जो इनके बीच आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच जो रिलेशन है वो हमारा स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन का रिलेशन है। इस स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन के रिलेशन को हम इंटेलमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहें अपरिहार्य अनुलग्नता। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन इज कॉल्ड इंटेलमेंट, या सबल आपादन को हम अपरिहार्य अनुलग्नता भी कहते हैं। नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, अपरिहार्य यानी निष्कर्ष का अनुलग्न होना, यानी उसका फॉलो करना अपरिहार्य हो जाता है। ये हमारा स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन था। अब हम नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन की बात करें। नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन, जैसा हमने कहा कि प्रेमिसेस के बल पे निष्कर्ष को हम की गारंटी नहीं ले पाते, उसके बारे में वी आर नॉट सर्टन कि वो ट्रू हो गए, दो ऑल द प्रेमिसेस आर ट्रू। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान लीजिए मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में केवल 10 लड़कियां हैं और मैं क्लास के अंदर हूँ, लड़कियां बाहर हैं। एक एक करके लड़कियां एंट्री ले रही हैं। पहली लड़की अंदर आई, उसने 2 चोटियां बनाई हैं, आकर बैठी। दूसरी लड़की अंदर आई, उसने भी 2 चोटियां बनाई, और ऐसे कर करके 8 लड़कियां अंदर आ गई और 8 की 2 चोटियां बनी हैं। अब इन 8 एग्जाम्पल से, ये 8 प्रेमिसेस से विच आर ट्रू, मुझे अनुमान लगेगा या अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी कि जो बाकी जो 9वीं और 10वीं लड़की है वो भी 2 चोटी बना दिया। एक हमारे हम एक मन में विश्वास जमता जाता है कि जो 8 अगर 2 चोटी बनाई हुई हैं तो फॉर सम रीजन बाकी 2 भी 2 चोटी बनाई होंगी। मान लीजिए 9वीं लड़की ने भी एंट्री ली और उसके भी 2 चोटी बनी है, देन तो फॉर द 10th गर्ल आई विल बी प्रिटी श्योर, मैं काफी गंभीरता से मान लूंगी कि 10वीं लड़की ने भी 2 चोटी बनाई होगी। मगर इन रियलिटी
क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि वो 8 लड़कियां आई थी तो 9 और 10 दोनों लड़कियां 2 चोटी बनाई ही होंगी? मान लीजिए 9 ने भी 2 चोटी बनाई हुई है, वो आ गई। अब जो 10वीं लड़की है जिसने अभी एंट्री नहीं ली है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, क्या मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो 10वीं लड़की भी 2 चोटी बनाई होगी? हालांकि मैं बहुत श्योर होंगी, मैं बहुत इस बात की संभावना रखूंगी कि 10वीं लड़की भी 2 चोटी बनाई होगी, मगर वहां 10वीं लड़की के 2 चोटी बनाए रहने में कोई अनिवार्यता नहीं है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रसंभाव्यता से हम ये अनुमान कर सकते हैं कि 10वीं लड़की ने भी 2 चोटी बनाई होंगी, मगर देयर इज नो सर्टेनिटी। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ जो आधार और निष्कर्ष के बीच का जो इम्प्लीकेशन का रिलेशन है, जो आपादन का संबंध है, वो आपादन का संबंध दुर्बल है या वो आपादन का संबंध नॉन स्ट्रिक्ट है। तो बिकॉज ऑफ नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन वी कैन नॉट टेक द गारंटी ऑफ द कंक्लूजन। हम सिर्फ कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी जो है वो वैरी करती है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हमने कहा कि अगर 5 ही लड़कियां आती तो उन सबको हमने 2 चोटी बनाए देखा, तो छठी बारे में हम थोड़ा सा गेस करते। इट इज अ मोर ऑफ अ गेस वर्क देन द इन्फ्रेंस नहीं होता, वो गेस वर्क होता, तो वो थोड़ा था। लेकिन जैसे जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी, आगे आने वाली लड़की की 2 चोटी वाली की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। और जैसा हमने कहा कि जब हम 10th पर पहुंचते हैं, 10th लड़की ने अभी एंट्री नहीं लिया, मगर 9 लड़कियां अगर 2 चोटी बनाई हुई हैं और क्लास में सिर्फ 10 ही लड़कियां हैं, तब फिर 10वीं के बारे में आई विल बी श्योर, या उसके कंक्लूजन को लेकर हम बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी रखते हैं। हम उसको लगभग सर्टन मान लेते हैं, मगर सर्टन वो नहीं होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, डिग्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये आती है हमारे आर्ग्यूमेंट में बिकॉज ऑफ द नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन ये 2 तरीके के होते हैं। एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन होता है जहां आधार वाक्यों के बल पर निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है, निष्कर्ष की स्वीकृति, और कहीं कहीं ये नॉन स्ट्रिक्ट रहता है जहां आधार वाक्यों के बल पर निष्कर्ष को मानने में हमारी प्रसंभाव्यता काम करती है। हम प्रसंभाव्य होते हैं, सर्टन नहीं होते। इसी इम्प्लीकेशन के रिलेशन के कारण हमारी जो युक्तियां हैं वो 2 तरह की होती हैं, जिनमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन है जिन आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच में, तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है निगमनात्मक युक्ति, या इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन वाले आर्ग्यूमेंट्स को डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, और जब नॉन स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन होता है तो जो आर्ग्यूमेंट बनते हैं उनको हम आगमनात्मक युक्ति कहते हैं, या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट बस ये 2 तरह के होते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। वो तर्कशास्त्र का वो भाग जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डील करता है उसको हम डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डील करने का मतलब है काइंड्स ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की स्टडी करता है, विभिन्न प्रकार के निगमनात्मक युक्तियों की अध्ययन करके वो मेथड्स जानने की कोशिश करता है जिसमें हम निगमनात्मक युक्तियों की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो करेक्ट आर्ग्यूमेंट है या नहीं है। तो जो उनसे डील करता है वो डिडक्टिव लॉजिक कहलाता है, या इन शॉर्ट हम उसको डिडक्शन कह लेते हैं। और जो आगमनात्मक युक्तियों से डील करता है तर्कशास्त्र का भाग, उसे हम इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्शन कहते हैं। तो 2 तरह की ये युक्तियां होती हैं और हमें इन दोनों ही प्रकार की युक्तियों का अध्ययन करना है। लेकिन उस अध्ययन से पहले इन दोनों युक्तियों के बारे में हमें थोड़े से और डिटेलिंग की जरूरत है, थोड़े से और डिटेल ढंग से बात करने की जरूरत है, जो हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।